नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं। जो कुछ भी अब वहां हो रहा है वो चुनावी चश्मे से ही देखा जाएगा। प्रधानमंत्री आज ऐसे में अलीगढ़ पहुंचे हैं। मौका था जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास का। इसी बहाने आंदोलनरत किसानों को भी खुश करने की कोशिश रही। साथ ही यूपी के सीएम योगी की प्रधानमंत्री ने खूब तारीफ की। कहा कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया राज वाले सलाखों के पीछे हैं। योगी के राज में विकास में जुटे हुए हैं लोग। इससे ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया और सभी जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गरीबों का राशन अब्बाजान कहने वाले लोग खा जाते थे। मुस्लिम समुदाय और उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर यह योगी का निशाना था। ध्रुवीकरण की इस खुली कोशिश से यूपी के मुख्यमंत्री ने चुनाव का राजनीतिक टोन सेट करने की कोशिश की है। तो 5 की बात में आज सवाल है, चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश में बीजेपी किस हद तक जा सकती है और क्या यूपी की जनता इस सांप्रदायिक जुबान पर मुहर लगाने के लिए तैयार है। तो क्या कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या जवाब दिया है उसका समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, पहले आपको दिखाते हैं। मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। इस सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे योगी आदित्यनाथ की आज प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में जमकर तारीफ की, उनके काम की तारीफ की और इस बयान पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं आईपी सिंह, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, रागिनी नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस की और बीजेपी नेता महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। आईपी सिंह, इस पर आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। ये बयान परसों दिया था योगी आदित्यनाथ ने। अब ये सीधा हमला है मुस्लिम समुदाय और साथ साथ समाजवादी पार्टी का जो पूर्व शासन था। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में अब लग रहा है कि बीजेपी हार जाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री को अपनी भाषा बदलनी पड़ रही है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर वो इस तरह से भाषा बदलेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इस सांप्रदायिकता पे मुहर लगाने को तैयार है? देखिए, मुख्यमंत्री अपना राजधर्म पूरी तरह भूल गए। ये सबको पता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने सड़क छाप भाषा, एक गुंडे जैसी भाषा का प्रयोग किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो रटे रटाए उनका भाषण होता है
और उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ साफ उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। 30,000 करोड़ का घोटाला सिंचाई विभाग का हुआ है। घर घर नल की जो योजना थी वो सबके सामने है। उस पर सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, समाजवादी पार्टी कर रही है, उस पर वो पूरी तरह खामोश है। और अभी उत्तर प्रदेश में आचार संहिता तक नहीं लगी, लेकिन हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान, कब्रिस्तान सब शुरू हो गया। अभी तो देखना होगा कि चुनाव आते आते जो अभी अधिसूचना जारी होने में भी 3 महीने का वक्त बाकी है, अभी कितना निचले स्तर पर मुख्यमंत्री उतरते हैं। अब ये कहना कि राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता, ये भी एक हास्यास्पद बात ही लगती है, क्योंकि हम हर दिन देख रहे हैं कि राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। हर दिन भाषा का स्तर गिर रहा है और हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट होता है। जिस तरह की खुली सांप्रदायिकता यहां पर दिखी है, महेश वर्मा, आप इस पर क्या कहेंगे? महेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये इस तरह का बयान है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये अवमानना के अधीन है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये खुले तौर पर लोगों को बांटता है, ध्रुवीकरण की कोशिश है। महेश वर्मा। हाँ नगमा जी, देश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर रहते हुए, सपा प्रमुख रहते हुए, वो गर्व से कहते थे कि मुझे कहो कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूं। मुल्ला मुलायम सिंह यादव की बात जो है, जहां कह के गर्व की अनुभूति होती थी, और उस समय उनको इस बात पे भी गर्व होता था कि सरयू नदी में जो है हजारों हिंदू नौजवानों को मार के उन्होंने लाशों की ढेर लगा दी थी। तब कोई भी राम सेवकों के ऊपर नहीं, एक सेकंड जो है महेश वर्मा, अगर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहने पे गर्व होता था तो योगी आदित्यनाथ खुलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोले। उन्हें अब्बा जान कहने वाले लोगों को उनको इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? आपको नहीं लगता है ये कब कौन मारा गया था? ध्रुवीकरण की ये कोशिश है या नहीं है? ये सीधे सीधे भड़काऊ भाषा है या नहीं? इसके में अवमानना का मामला बनता है या नहीं? कैसे इसको अवमानना की बात हम कैसे मान लें और क्यों मान लें? आखिर में मुख्यमंत्री जी को, मतलब जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहते हुए परहेज नहीं था, तब मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी तब एमपी भी हुआ करते थे, तब तक किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। और इसमें क्या अपने आप को ये लोग, मुलायम सिंह यादव ने नहीं, मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? अपने को मुल्ला मुलायम सिंह कहा था? क्या कहा था उन्होंने? कहा था ना, याद करिए, मुल्ला मुलायम सिंह यादव हूं मैं। तो वो अवमानना मेरे ये कहने से कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं सही। 103 रुपए लीटर हो गया, गैस 350 रुपए से 1000 के करीब आ गया, डीजल 50 रुपए। नगमा जी, इस तरह से तो डिबेट नहीं हो पाएगा। जो मुख्य मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको छोड़ के एक मिनट आप दोनों तरफ से खामोश रहेंगे। रागिनी नायक को भी मैं इसमें शामिल करना चाहती हूँ चर्चा में। रागिनी, उत्तर प्रदेश के जो भी मुद्दे होंगे उसको छोड़कर वापस हिंदू मुसलमान, ध्रुवीकरण, मुल्ला और अब्बाजान, इसके ऊपर राजनीति है। आपको लगता है कि टोन सेट हो गया है उत्तर प्रदेश का, कि राजनीति किन मुद्दों पर लड़ी जाएगी? नगमा, अगर हम उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल की बात करें तो 4.5 साल प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद तथाकथित ओजस्वी मुख्यमंत्री अपने विकास का खुद का इश्तेहार लगाने के लिए बंगाल से फ्लाईओवर उधार ले रहे हैं और अमेरिका से फैक्ट्री ले रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर शून्य है, सिफर है, जीरो है, नील बटा सन्नाटा है। आज आपने देखा होगा अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, शिलान्यास किया। पिछले 45 दिन में 4 फीते काट चुके हैं, पर पिछले 4.5 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। इनके संकल्प पत्र में लिखा था कि 6 नए एम्स 5 साल में बन के खड़े हो जाएंगे अगर सरकार बनी। इन्हीं के संकल्प पत्र। रागिनी, आप कह रही हैं कि चूंकि विकास का कोई काम नहीं हुआ इसलिए अब ध्रुवीकरण करना पड़ रहा है, क्योंकि कहने को कुछ नहीं है। क्या आप ये कह रही हैं? नगमा, कहने तो दीजिए। मैं कह रही हूँ कि विकास के नाम पर और शिक्षा के नाम पर आज मोदी जी ने बहुत ढोल पीटा। आपने भी ये बात कही कि तारीफ करते रहे एक दूसरे की, लेकिन समस्या ये है कि विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं। ये फीते काटने का समय नहीं था, ये जो किया है उसे दिखाने का समय था। और जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, भाजपा को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा होता है। इसीलिए ये किसान और नौजवान की बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान,
पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अब पिताजी और अब्बा जान की बात करेंगे। पर मैं एक छोटा सा सवाल जल्दी से जोड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि अब्बा जान का मसला भूख से जुड़ा हुआ मसला है और भूख धर्म देखकर नहीं आती, जाति देखकर नहीं आती। देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का मोहताज बनाने वाले मोदी जी हैं। 23 करोड़ जनता को गरीबी रेखा के नीचे ले जाने वाले मोदी जी हैं। 97% लोगों की आय कम करने वाले मोदी जी हैं। और आप पूछ रही थी कि क्या उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़ेगा। मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहती हूँ कि जो लोग कोरोना में मारे गए वो धर्म जाति पर नहीं चुनाव लड़ने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि धर्म जाति पर चुनाव न हो और असली मुद्दे पार्टियां उठाएं, लेकिन बिल्कुल महेश वर्मा आप जवाब देंगे इसका। रागिनी वापस आऊंगी आपके पास। महेश वर्मा आप जवाब देंगे इसका, आपकी प्रतिक्रिया। मुद्दे देखिए, मुद्दे असली जो है उनको छोड़कर विकास का कोई काम अगर हुआ नहीं है, और अगर हुआ है जैसा है कहना, तो फिर क्या जरूरत है कि आप इस तरह के ध्रुवीकरण का सहारा लें? जी, मेरी आपसे एक विनती है कि मैं अगर बोलूं तो उसके बीच में कोई आदमी मुझे नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, अगर आप रोके अपनी नहीं और तरीके से या तो मैं चुप हो जाऊंगा, इसका जवाब दें। हाँ, सवाल का मैं जवाब दूंगा। मेरा ये कहना है कि रागिनी जी जो बात कह रही हैं, ये जनता जानती है कि वो क्या कह रही हैं और जनता को क्या मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है, अगर उसको कुछ नहीं मिला होता, उसको कोरोना काल में रिकॉर्ड टीकाकरण अगर हुआ है तो इस प्रदेश ने किया है। रिकॉर्ड सड़क निर्माण हुआ है तो इस प्रदेश में हुआ है। रिकॉर्ड जो है, आप गरीबी रेखा से आज तक आजादी के बाद पहली बार एक प्रदेश है जिसने 28% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे लोगों को पूरा करने ऊपर लेकर आई। किसानों को कर्ज माफ करना, किसानों का उन्नति के लिए। तो महेश जी, एक मिनट, मैं अपना सवाल वापस मैं दोहरा देती हूँ और इसी में जोड़ देती हूँ कि फिर जब इतना कुछ किया तो इसी को क्यों नहीं गिनाते? क्यों अब्बा जान या क्यों ध्रुवीकरण की बात करनी है जरूरी? ये मैं अब्बा जान पे आपत्ति नहीं, अब्बा जान पे आपत्ति जो है, अगर अखिलेश जी को है तो ध्रुवीकरण उनको वो कर रहे हैं ना, क्यों हम नहीं कर रहे हैं? हम तो अब्बा जान, अगर सवाल यह है कि तो जब वो अब्बा जान कहते हैं तो वो किसको निशाना साध रहे हैं, किस पे हमला बोल रहे हैं? उनको निशाना साध रहे हैं जो उनके सत्ता के समय में पुलिस प्रशासन को अड्डा बनाई हुई थी माफिया लोगों ने। राहुल गांधी ने, आईपी सिंह आपके पास वापस आऊंगी। आप अगर ऐसे बीच में बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आती है, इसलिए हम वापस आपके पास आएंगे, आप अपने समय का इंतजार करें। महेश वर्मा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी ने आज कहा योगी को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है, योगी हैं योगी आदित्यनाथ, और इस तरह की बात आप भाषा बोल रहे हैं जो एक तरह से नफरत की भाषा है। क्या उसमें मुख्यमंत्री जी ने गलत कहा? नगमा जी, अगर जो पुलिस प्रशासन में, सपा की सरकार में जो पुलिस प्रशासन में जो माफिया, जो गुंडे, जो गैंगस्टर थे, उन्होंने किस चीज पे कब्जा नहीं किया था? सबके अब्बा जान थे जो लोग। ये तो पूरी यूपी की जनता इस चीज को जानती है, वाकिफ है। अब्बा जान बने हुए थे और वो मुलायम सिंह पर हमला कर रहे थे। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आईपी सिंह, आपका समय, आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, आईपी सिंह को सुन ले। महिमा मंडित कर रहे हैं और उसको ये लोग। महेश जी, एक मिनट। आईपी सिंह, पापा कहिए, पिताजी कहिए, पूजनीय पिताजी कहिए, लेकिन नियत साफ रखकर कहिए। 4.5 पौने 5 वर्षों तक आपको अब्बा जान याद नहीं आए? जब 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना में मर गए, हजारों लाखों मजदूर पैदल चलते चलते उसके पैर में छाले पड़ गए। इस सरकार योगी आदित्यनाथ के थानों पर रुकवाकर ट्रकों पर लाठियां चार्ज किया। हमने खुद देखा है, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मरते रहे। कब्रिस्तान से लेकर शमशान तक लाशें बिछी हुई थी। यहाँ तक कि लखनऊ के शमशान घाट को ढकवाने का काम आदित्यनाथ सरकार ने किया। प्रधानमंत्री का वो भाषण याद दिलाना चाहता हूँ। जब वो झारखंड में थे, उन्होंने कहा कि एक जात संप्रदाय के लोगों को आप उनके कपड़े और टोपी से पहचान सकते हैं। आईपी सिंह, आपसे सवाल पूछा था मैंने, जो महेश वर्मा ने कहा मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की सरकार में क्या क्या काम हुआ, इसके लिए बहुत समय मिलेगा और बताने के लिए कि क्या क्या हुआ, पर इस समय जो मुद्दा है, और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ रागिनी आपसे भी, कि आज प्रधानमंत्री अलीगढ़ में थे, योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर इतनी आपत्ति हुई, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हुई इसको लेकर, लेकिन उनके काम की काफी तारीफ की और इस बयान पे एक भी टिप्पणी प्रधानमंत्री की नहीं। रागिनी, आप इसे कैसे देखती हैं? एक बहुत पुरानी कहावत है नगमा, अहो रूपम अहो ध्वनि।
एक बार एक गधा और ऊंट साथ में चल रहे थे, जनता जो और पशु थे वो उन्हें देखकर खिल्ली उड़ा रहे थे, पर गधा ऊंट की तरफ देख के कह रहा था वाह वाह तुम कितने सुंदर हो, अहो रूपम अहो रूपम। ऊंट गधे की तरफ देख के कह रहा था अरे तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, अहो ध्वनि अहो ध्वनि। तो जनता दुहाई दे रही है, किसान, नौजवान, महिला परेशान है, पर मोदी जी योगी की तारीफ कर रहे हैं, योगी मोदी की तारीफ कर रहे हैं, आत्ममुग्ध है। नहीं, क्योंकि आपने अभी सुना कि योगी जी ने कितना विकास का काम किया है राज्य में, कैसे माफिया राज जो चलता था वो जेल सलाखों के पीछे है। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। 3 अप्रैल 2000 एक मिनट बीच मत बोलिए। 3 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 120 NSA के केसेस को क्वॉश किया और ये कहा कि लगातार एक खास समुदाय को टारगेट करके योगी सरकार कट कॉपी पेस्ट FIR करती है, गलत तरीके से लोगों को जेल में भरती है जी। तो आज उत्तर प्रदेश में ये जो कहा जा रहा है ना कि माफिया राज उड़ा रहे हैं, ये करे कुछ ठीक है। हमारे पास देखिए, हमारे पास समय कम है, इसलिए अब इतना ही समय है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारे साथ महेश जी हैं या महेश जी चले गए हैं? महेश जी नाराज। महेश जी, आपसे एक सवाल मेरा कि क्या यूपी की जनता ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है, आप तो मान ही नहीं रहे कि ध्रुवीकरण है, पर आपको लगता है क्या मुद्दे रहेंगे यूपी की जनता के लिए? क्या इस सांप्रदायिक जुबान पर मुहर लगाने को तैयार है? IP सिंह और महेश वर्मा, आप दोनों की टिप्पणी। महेश जी। नहीं, सांप्रदायिक रंग तो सपा देने की कोशिश करेगी ही। मुख्यमंत्री जी के सिर्फ इसी बयान को क्यों, सैकड़ों ऐसे बयान हैं जिसको उन्होंने सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश की। सवाल है वहां आयुष्मान जा रहा है तो किसी वर्ग, किसी बहुसंख्यक को जा रहा है क्या? सबको मिल रहा है। ठीक है, वहां अगर राशन जा रहा है तो सबको मिल रहा है। विपक्ष जो है वो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय। IP सिंह, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की सांप्रदायिक जुबान पे मुहर लगाएगी जनता यूपी की, या जनता के मुद्दे कुछ और रहेंगे? IP सिंह, आप सुन सकते हैं हमें? नहीं सुन सकते। ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही है। ये सवाल बना हुआ है और हम यही सवाल पूछ रहे हैं समय 5 की बात में कि चुनाव से पहले जो ध्रुवीकरण की कोशिश है बीजेपी, उसमें किस हद तक जाएगी, या क्या विपक्ष इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है जैसे बीजेपी की प्रवक्ता यहां पर कह रहे थे, और क्या यूपी की जनता इस सांप्रदायिकता पर मुहर लगाने को तैयार होगी? इस समय 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का कहर अभी भी बुरी तरह से फैला हुआ है और आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुट गई है। चुनाव की तैयारियां हैं, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उसने कमर कस ली है और इसी सिलसिले में आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी ने निकाली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का वीडियो ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा कि प्रभु राम की अयोध्या नगरी तिरंगा के रंगों से नहाई है। उत्तर प्रदेश में असली राम राज्य लाने के लिए ये आम आदमी की अंगड़ाई है। हम इस वक्त फैजाबाद में हैं जो अयोध्या के बगल में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री हैं और संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, दोनों लोग इस तिरंगा यात्रा को लीड कर रहे हैं। कलरफुल है, हजारों तिरंगे हैं, लेकिन इसका इलेक्टोरल फायदा कितना होगा आम आदमी पार्टी को, ये एक देखने वाली बात है। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फखरुल इस्लाम। सर, एक बात बताइए, मैंने देखा है कि आपके जो नारे हैं यहाँ, राष्ट्रवाद को भी लेके काफी नारे हैं, लेकिन ये राष्ट्रवाद तो बीजेपी करती है, तो आप क्यों राष्ट्रवाद पे कैंपेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम सब एकता वाली बात कर रहे हैं। तो क्या फर्क है आपके राष्ट्रवाद और बीजेपी के राष्ट्रवाद? उनके कथन में फर्क, हम आज जो करें दिल्ली में आपको दिखा रहे हैं जो कर रहे हैं, और वही करके दिखाएंगे आपको जो दिल्ली में कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या जाने का क्या मकसद है भाई? यहाँ जाके आप यही, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बीजेपी करती है वही आपका। नहीं, उनका थीम अलग है, हमारा थीम अलग है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजा बाबू। आपका? अब्दुल रकीब। अच्छा, आपका नाम क्या है? तुषार श्रीवास्तव जी, ये बताइए, वही मैं इनसे पूछ रहा था कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी कर रही है उसी का मिरर इमेज आप कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अयोध्या में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि दिल्ली के CM डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी कल अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन किया उन्होंने। देखिए, यहाँ तक आप बता राष्ट्रवाद की, भाजपा जो है वो फर्जी राष्ट्रवाद का नाटक करती है, और हम जो करते हैं हम संविधान के साथ करते हैं, हम संविधान को इधर रखते हैं, फर्जी राष्ट्रवाद को इस तरफ रखते हैं। हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, अच्छी बिजली की बात करते हैं, अच्छे स्कूलों की बात करते हैं।
अगर बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है तो हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल दिए हैं। बीजेपी ने यहाँ से नफरत फैलाने काम किया था, हम लोग मोहब्बत फैलाने काम। एक बात बता दीजिए, ये अच्छा तो बहुत लग रहा है, भीड़ बहुत है, लेकिन इलेक्टोरली आप लोग क्या हासिल कर रहे हैं? ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये तिरंगे के नीचे एकता का प्रतीक है। यहाँ से बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की थी, लोगों में नफरत भरी थी। हम यहाँ से मोहब्बत लोगों में पैदा कर रहे हैं। तिरंगे के नीचे यहाँ मुस्लिम भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है, हम लोग यहाँ पे मोहब्बत फैलाने हैं। जैसा मैंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा है, भीड़ बहुत है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या इसका इलेक्टोरल फायदा कुछ भी आम आदमी पार्टी को यहाँ होता है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ आलोक पांडे, NDTV। तो ये थी आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा जो कि अयोध्या में हुई और बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल के पास प्रदर्शन कर रहे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चलाई है। ये लोग नई शिक्षा नीति लागू करने का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन में शामिल अधिकांश छात्रों को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया है। हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी निहाल किदवई फोन लाइन पे। निहाल, आखिर इस लाठीचार्ज की वजह क्या है और जो विरोध प्रदर्शन है वो नई शिक्षा नीति को के लागू होने के खिलाफ है, तो क्या इससे शिकायतें हैं? जो ये ग्रुप यहाँ पे विरोध कर रहा था उसकी मांग क्या है? देखिए, ये जो ग्रुप इसका विरोध कर रहा है उनका ये कहना था कि नई शिक्षा नीति इस राज्य में पहली बार लागू किया गया है और देश का ये पहला ऐसा राज्य हुआ है जहां नई शिक्षा नीति लागू की गई है। तो कई सारी पार्टियां भी ये मांग कर रही हैं कि बेहतर होता कि विधानसभा में एक बार इस पर बहस होती, इस पर विचार विमर्श होता, उसके बाद इसको लागू किया जाता। और इसी बात को लेकर के कुछ संगठन नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। और चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और ऐसे में ये छात्र विधानसभा की तरफ जा रहे थे जहां धारा 144 एहतियात के तौर पर लगा दी गई है और किसी को भी इसके आसपास यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके भी छात्रों का बहुत बड़ा समूह एक साथ था और ऐसे में पुलिस ने कई बार उन्हें चेतावनी दी कि वो विधानसभा की तरफ न जाएं। और चेतावनी देने के बाद जब ये नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर जो छात्र थे, एक दो छात्रों को चोट भी लगी और फिर ज्यादातर छात्रों को एहतियातन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी, धन्यवाद आपका। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है एहतियातन। यहाँ पर लाठीचार्ज भी वैसे हुई है, जो यहाँ ये बैंगलोर की तस्वीर नजर आ रही है। 5 की बात में एक ब्रेक, उसके बाद बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर फिर बम से हमला। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं रुक नहीं रही। कोलकाता के निकट बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर एक बार फिर बम फेंके गए हैं। एक हफ्ते पहले भी उनके घर पर ऐसा ही हमला हुआ था। बीजेपी सांसद के घर ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पश्चिम बंगाल की भवानीपुर समेत 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं, जबकि टीएमसी के सांसद ने इन आरोपों का खंडन किया है। इंक्वायरी अभी तक चालू हुई नहीं है, तब तक ये दूसरा अटैक है। मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो एनआईए को भी चैलेंज कर रही है कि तुम इंक्वायरी क्या करोगे, मैं फिर मारता हूं। तो ये सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है, देश के संविधान को चैलेंज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो लोग रहते हैं, अभी पुलिस वाले जाकर सबको परेशान कर रहे हैं। जो अपराधी हैं मार के भागे उनके पीछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनको परेशान किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के समस्तीपुर से लोकसभा सांसद प्रिंस राज ने अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है। दरअसल उनके खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर एक महिला की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस महिला ने 3 महीने पहले दिल्ली पुलिस को इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होने पर महिला कोर्ट पहुंची। कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। महिला की शिकायत पर प्रिंस राज के चचेरे भाई चिराग पासवान को भी आरोपी बनाया गया है। महिला का कहना है कि वो खुद भी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी रही हैं और उसने इस बात की शिकायत चिराग पासवान से भी की थी, लेकिन चिराग पासवान ने न तो उनकी मदद की बल्कि उनकी पहचान को भी उजागर किया।
काफ़ी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर मैंने जो कि भैया चिराग भैया को मैंने बताया भी था सारी बातें कि मतलब मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं और उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। किया गया और उन्होंने मुझे मना किया था कि आप कहीं कंप्लेंट वगैरह कुछ मत करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। उसके बाद जब उनके द्वारा कोई मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनकी तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मैंने मैं पार्टी चेंज कर दी और मैं दूसरी पार्टी में चली गई। उसके बाद फिर वो मेरे खिलाफ एक FIR लॉन्च करवा देते हैं, जो कि झूठी FIR करवा देते हैं और उसके बाद फिर मेरे घर पे अराउंड 20 से 25 पुलिस वाले आते हैं जो कि मेरे घर पे रेड मारते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने पीड़िता के वकील से बात की है। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में रेप का केस दर्ज हुआ है। इस वक्त मेरे साथ विक्टिम की वकील सुदेश कुमार जेठवा हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, पहले आपने कंप्लेंट की 3 महीने पहले की थी, तब केस दर्ज नहीं हुआ था, अब कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। किस तरह की एलिगेशन है इसमें? 376, 506, 201 और 120B में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं और कहा है कि इसमें एक निष्पक्ष जांच की जाए। इसके आदेश ऑनरेबल कोर्ट रविंद्र कुमार पांडे जी ने दिए हैं। अच्छा, विक्टिम की तरफ से कनॉट प्लेस थाने में पहले भी कंप्लेंट दी गई थी, तब केस दर्ज क्यों नहीं किया गया था? ये रीजन तो पुलिस ऑफिशियल्स ही बता सकते हैं कि इतना डिले इसमें क्यों हुआ। हाँ, मेरे पास जब पीड़िता आई तो मैंने आने के अपने टाइमली उसको कोर्ट में केस डाल दिया है 153 का। अच्छा, दूसरी चीज, इस पूरे केस में जो सांसद प्रिंस राज हैं, उनके अलावा कुछ और भी अक्यूज हैं। बाकी अक्यूज कौन कौन से हैं, उनका क्या रोल है इस पूरे केस में? इसमें जो है चिराग पासवान ने जो मीडिया अपडेट किया है उससे जो पीड़िता की सोशल लाइफ है वो डैमेज हुई है, इसमें उसका रोल आया है। अच्छा, तो चिराग पासवान भी आरोपी हैं इसमें? जी। और इसके अलावा कौन है? 2 ही नाम है इसमें, प्रिंस राज और चिराग पासवान। विक्टिम की मुलाकात प्रिंस राज से कैसे हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई, वहीं से उनका सारा जो आगे बढ़ा है। जैसे पीड़िता ने बताया कि ये सारी चीजें हुई, फिर वो अंडर थ्रेट उस पार्टी में कंटिन्यूअसली रही और अंडर थ्रेट कंटिन्यूअसली रहने के बाद जब पार्टी को उन्होंने छोड़ा तो उनके खिलाफ FIR लॉन्च करा दिया गया। उसके बाद उनके खिलाफ कुछ मीडिया भी हुआ, उसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ डैमेज हो गई है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन सब चीज़ों को मैंने एक कंप्लेंट 156(3) में, जो कि उनकी कंप्लेंट ऑलरेडी उन्होंने दी हुई थी, उसको कोर्ट तक पहुँचाया है। तो ये पीड़ित की वकील हैं, जिनका कहना यह है कि 3 महीने पहले कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने तब कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए वो कोर्ट गई और अब कोर्ट के आदेश पर जो चिराग पासवान हैं और साथ में जो प्रिंस राज हैं, उनके खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में केस दर्ज किया गया है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। प्रिंस राज के वकील ने उन पर लगे हुए आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि ये पूरा मामला फिरौती का है। देखिए, ये केस एक फ्रिवलस केस है। एक्सटॉर्शन हुआ है, पैसे मांगे जा रहे थे, थ्रेट दिए जा रहे थे, धमकी दी जा रही थी। कंप्लेनेंट के द्वारा ही नहीं, उसके दोस्त के द्वारा, जो अमर करके उनका दोस्त है, उनके द्वारा भी धमकी दी जा रही थी और एक्सटेंशन हो रहा था। उस रिपोर्ट में ऐसा मेंशन भी है। और 5 की बात में एक ब्रेक के बाद बाढ़ से गुजरात के कई जिलों में आफत, बारिश और बाढ़ का कहर। देश के कई राज्यों में बारिश से अत्यधिक बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की वर्धा नदी में आज सुबह 10 बजे के करीब एक नाव डूब गई। इस हादसे में नाव पर सवार 11 लोग डूब गए, जिनमें से 3 लोगों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। एक परिवार अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कर नाव से वर्धा नदी की तरफ घूमने गया था। पुलिस और बचाव दल नदी में लापता बाकी 8 लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। हादसे की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। और गुजरात के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां से, जो बता रही हैं कि कई जगहों पर स्थिति काबू से बाहर है।
ये जूनागढ़ की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस समय। ये जूनागढ़ की तस्वीर है। यहाँ पे आसपास नदियों में पानी भराया है और पानी उफान पे है। एक कार को पानी में से निकाला जा रहा है। कार पानी में डूब गई। कार में से एक व्यक्ति कूदकर पानी में तैरता हुआ अपनी जान बचाकर किसी तरह से निकलता हुआ भी साफ देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि समय रहते इन्हें मदद मिल गई, नहीं तो हादसा ज्यादा भयानक हो सकता था। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ से जुड़ने वाले सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ऐसे में बंद कर दिए गए हैं। जूनागढ़ में सड़कों पर जगह जगह पे काफी पानी जमा है। जल जमाव हाल इतना बुरा है कि सड़कें जो हैं वो बहते हुए झरने की तरह नजर आ रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जूनागढ़ की है और ये सड़कों का हाल है जहां से पानी इस तरह बह रहा है जैसे झरना गिर रहा हो। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में ठाणे, पालघर और करीब के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों और बांधों में भी जल स्तर बढ़ रहा है और इसे देखते हुए धबनी बांध और कबड़ा से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो ये महाराष्ट्र का हाल देखा आपने, अलग अलग जगहों का, महाराष्ट्र और गुजरात। अब उड़ीसा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उड़ीसा के अंगुल में एक पुल के गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में मालगाड़ी की बोगियां नदी में गिर गई हैं। ये तस्वीरें इस जगह की हैं जहां पर मालगाड़ी की बोगियां पानी में गिरी हुई हैं और ये हादसा काफी बुरा रहा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है। बीते 2 दिनों से यहां पर लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते यहां भी कई नदियों में पानी उफान पर है। मोहरा पुल 4 किलोमीटर तक के पूरा पानी भर गया। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सूखी टॉप इलाके के पास गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। सीमा सड़क संगठन के जवान रास्ता साफ करने में जुटे हुए हैं। और राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और यहाँ पे जो लगातार बारिश हुई है और तेज बारिश हुई है उसकी वजह से दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली की सड़कों या ड्रेनेज का जो हाल है उसकी भी पोल खुल गई है। अक्सर सड़कों के धंसने की खबरें आ रही हैं। कल रात भी अतचीनी के पास कई फीट सड़क पूरी तरह से धंस गई है। उस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। वहां से गुजर रही डीटीसी बस आधी सड़क के अंदर धंस गई। वक्त रहते ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो बस में सवार कई यात्रियों की जान मुश्किल में आ जाती। इसी गड्ढे में एक स्कूटी और बाइक सवार भी गिर गए हैं। रात के अंधेरे में बारिश के बाद बहुत सारी जगहों पे सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही और इस वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें फौरन बाहर निकाला गया है। मौके पर पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड दोनों के कर्मचारी पहुंचे हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचते नजर आए हैं। तो 5 की बात में इस वक्त इतना ही। नमस्कार।